अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उनवलास इंग्लिश ग्रामर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम जो है वो केमिस्ट्री के अपने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल का बिल्कुल लास्ट टॉपिक हम करेंगे और ये टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो ये बैलेंसिंग इक्वेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान भी है अगर हम इसको समझ जाते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। अब इसमें क्या होता है, हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस जो है वो क्या है, देखिए हम बैलेंस हमेशा उसी चीज़ को करते हैं जो अनबैलेंस होता है। ठीक है, पहले से क्या होता है, अनबैलेंस होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, और उस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना होता है, यानी उसके रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को हमने क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है इसको, ताकि वो बैलेंस हो जाए। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगा। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट जो है वो इक्वेशन दी गई है KClO3 और एरो KCl+O2। ये एक केमिकल इक्वेशन हमें दी गई है जिसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो है वो एक ही एलिमेंट दिया गया है KClO3। रिएक्टेंट हम किसको कहते हैं, रिएक्टेंट हमेशा एरो से पहले जो हमारे पास लिखा हुआ होता है, जिसको मैंने हाईलाइट किया, एरो से पहले जो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई होती हैं या एलिमेंट्स दिए गए होते हैं, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद हमारे पास जो चीज़ें बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन दी गई है और इसको हमने बैलेंस करना है। इसके रिएक्टेंट के अंदर एक एलिमेंट है और प्रोडक्ट के अंदर दो एलिमेंट है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसकी अनबैलेंसिंग मालूम करनी होती है कि ये कहाँ से अनबैलेंस है, यानी हमने इसको बैलेंस कहाँ करना है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्व की हेडिंग लगाई और सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद मैंने ये इक्वेशन दोबारा से लिखी। ठीक है, अब ये इक्वेशन दोबारा लिखने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट के अंदर देखो हमें जो है वो इस मॉलिक्यूल के अंदर तीन किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। पहला K, दूसरा Cl और तीसरा O। K यानी कि पोटाशियम, Cl यानी कि क्लोरीन और O यानी कि ऑक्सीजन। ये तीन हमें दिए गए, तो मैंने इनको सेपरेटली अलग अलग करके लिख लिया। उसके बाद हम इनके नंबर ऑफ़ एटम्स भी इसके साथ लिखेंगे। K मैंने लिखा तो K के नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 1। अब मुझे 1 कैसे पता चला, देखें ये जो K है ना, अब इस K के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा मैं क्या समझूंगा, K यानी पोटाशियम का जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कितने हैं, 1 है। तो मैंने K के आगे 1 लिख दिया। इसी तरीके से ये जो Cl है यानी क्लोरीन है, अब क्लोरीन के नीचे भी देखें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्लोरीन के नंबर ऑफ़ एटम्स भी क्या है, 1 है। जो थर्ड हमारे पास एटम है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नीचे देखें इसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने दिए गए हैं, 3 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट की तरफ आऊँगा। प्रोडक्ट में ये पूरी टर्म देखें, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन ये पूरी टर्म जो है वो प्रोडक्ट कहलाएगी। अब इस प्रोडक्ट में भी सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ जो है वो एलिमेंट्स कितने हैं और उसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर भी पोटाशियम यानी K लिख दिया, और K के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैंने लिख दिया K के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्लोरीन के भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 1 है। और उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को देखा कि हमारे पास बैलेंस अनबैलेंसिंग का है। देखिए K हमारे पास बैलेंस का मतलब इक्वल है, K के हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो बराबर हैं, इसी तरीके से Cl के भी बराबर हैं। अब मसला कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन में। रिएक्टेंट के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की तादाद 3 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की तादाद 2 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हम कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2 को मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट के अंदर KClO3 के साथ। अब ये जो KClO3 है ये पूरी एक ही पूरा मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये 2 जो है वो इन तीनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा।
अब 2 क्या होगा, बारी बारी इनके नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें k के नीचे जैसे हमने कहा था कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2। अब k कितने हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। इसी तरीके से Cl के साथ भी नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो 2 जो है वो Cl के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 1 ज़ा 2, तो Cl भी हो गया हमारे पास 2। इसी तरीके से ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 ज़ा ऑक्सीजन की तादाद कितनी हो गई, 6। अब यही चीज़ हमने, अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में तादाद क्या बन गई, 2 2 6। अब यही चीज़ हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट में भी करनी है, ताकि हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर KL के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, KCl के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 K के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 हो गया। इसी तरीके से 2 Cl के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब ये देखिए दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, बीच में प्लस आ रहा है ना, अलग अलग है, तो हम यहाँ पर 2 अलग अलग जो है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहाँ रिएक्टेंट में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन एक ही है, पूरी एलिमेंट पूरा एक ही है, तो इसमें हम सेंटर में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अलग अलग है तो हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने KCl के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 को मैं क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 है, तो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास क्या बना, 6 बना। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए मुझे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 2 ज़ा 6 हो गया और मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर मेरी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 2 KClO3 एरो 2 KCl प्लस 3O2, ये हमारी क्या बन गई, बैलेंसिंग इक्वेशन। और इसको मैंने यहाँ नीचे जो है वो प्रूफ भी कर दिया कि देखिए हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में तमाम एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो दिस इज प्रूफ, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। एक और एग्जांपल समझते हैं। नीचे हमारे पास इक्वेशन दी गई है, केमिकल इक्वेशन दी गई है, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में भी 2 एलिमेंट है, CH4 और O2 है, और प्रोडक्ट में भी 2 एलिमेंट है, H2O और CO2, ये 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद इक्वेशन दोबारा लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन को मैंने सॉल्व की हेडिंग लगाई और इस केमिकल इक्वेशन को मैंने क्या किया, वापस दोबारा से लिखा। अब दोबारा लिखने के बाद पहला हमारा काम क्या होगा, वही कि हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में देखने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है और इनकी तादाद क्या है। तो पहले यहाँ मैं रिएक्टेंट की तरफ देखूंगा। रिएक्टेंट में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं यहाँ पर, एक है C यानी कार्बन, दूसरा है H यानी हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, O यानी ऑक्सीजन। अब मैंने ये देखना है कि इनकी तादाद कितनी है। सबसे पहले मैंने C को देखा, तो देखें C के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, कार्बन के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। इसका मतलब कार्बन की तादाद कितनी है, 1 है। इसी तरीके से मैंने हाइड्रोजन को देखा, तो हाइड्रोजन के नीचे जो है वो 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 4 हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो मैंने हाइड्रोजन के आगे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। इसी तरीके से ऑक्सीजन के नीचे देखिए हमारे पास 2 लिखा हुआ है, तो ये हमें बता रहा है कि इस इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 हैं, तो मैंने ऑक्सीजन के आगे 2 लिख दिया। सेम चीज़ हम प्रोडक्ट में भी करेंगे। प्रोडक्ट में भी हमने देखना है कौन कौन से एलिमेंट है, C है। अब देखो C के बाद O आ रहा है, लेकिन मैंने H लिखा है क्योंकि यहाँ पर ताकि ये तीनों एक ही सीक्वेंस में आ जाए। अगर यहाँ मैं पहले O लिख देता तो ये आगे पीछे हो जाएगा, मुझे कंपैरिजन में मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने, अब मसला नहीं है कि हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। मैंने पहले कार्बन लिखा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे, देखें कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ नंबर, तो इसका मतलब 1 होगा, तो मैंने कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 लिखे। उसके बाद हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स मैंने क्या लिखे, 2 लिखे, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मैंने क्या लिखे, 3 लिखे। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये रहा कार्बन के साथ और दूसरा ऑक्सीजन ये रहा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की तादाद क्या है, 2 है, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन 2 है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की तादाद क्या है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। तो 2 ऑक्सीजन ये रहे, एक ऑक्सीजन ये रहा, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स और इनकी तादाद क्या है। अनबैलेंस हमें पता चल गई है कि भाई यहाँ पर कार्बन तो सेम है, लेकिन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है। हाइड्रोजन की तादाद जो है वो रिएक्टेंट में 4 है, जबकि प्रोडक्ट में 2 है, और ऑक्सीजन की तादाद रिएक्टेंट में 2 हैं और हमारे पास प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट में क्या है 3 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर हम कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जहां पर हमें बैलेंस करना हो। सबसे पहले मैंने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर 4 है और प्रोडक्ट के अंदर 2 है। तो इस 2 को 4 करने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं इस हाइड्रोजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। तो मैंने यही किया, मैंने जो है वो हाइड्रोजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैंने जैसे हाइड्रोजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी चूंकि हाइड्रोजन के साथ है तो इस 2 को मैं ऑक्सीजन के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो जैसे मैंने ऑक्सीजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 1 ज़ा 2 हो गया ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की तादाद टोटल जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया तो मुझे यहाँ पर भी ऑक्सीजन को क्या करना है, रिएक्टेंट में भी 4 करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको 4 करने के लिए ऑक्सीजन के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब मेरे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के अंदर इनकी तादाद सेम हो गई, तो मेरी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या बनी, CH4 + 2O2 एरो CO2 + 2H2O, ये मेरी क्या बन गई, बैलेंसिंग इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। पार्ट नंबर 3 में एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। केमिकल इक्वेशन हमें दी गई है Zn + HCl एरो ZnCl2 + H2। ये हमें एक बैलेंसिंग इक्वेशन दी गई है जो कि अनबैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो पहले मैंने सॉल्व की हेडिंग लगाई और सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद ये वाली इक्वेशन, यहाँ केमिकल इक्वेशन को मैंने दोबारा से लिखा और दोबारा लिखने के बाद वही एज़ यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट में देखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनकी तादाद कितनी है। फिर हमने प्रोडक्ट में देखना है कि इसके एलिमेंट कौन कौन से, उनकी तादाद कितनी है। रिएक्टेंट में मुझे 3 एलिमेंट नज़र आए, एक Zn, फिर H और तीसरा Cl। Zn मैंने लिखा और Zn के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे क्या है, 1 है। अब ये 1 कैसे आया, देखें Zn के नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब Zn के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 1 है। इसी तरीके से H के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, लिहाजा H की तादाद भी 1 है और Cl के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा Cl की तादाद भी हमारे पास, क्लोरीन की तादाद भी रिएक्टेंट में 1 है। सेम काम हम प्रोडक्ट में करेंगे। 3 हमारे पास एलिमेंट है, Zn, Cl और H। अब यहाँ पर मैंने इनको लिख दिया और Zn की तादाद मुझे क्या नज़र आ रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है Zn के नीचे, तो Zn के नंबर ऑफ़ एटम्स 1 होंगे। Cl के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब Cl के नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं और हाइड्रोजन के नीचे भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास क्या है, 2 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको इक्वेशन को दोबारा लिखना है और इसको बैलेंस करना है। देखें अनबैलेंसिंग कहाँ है, H और Cl में। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में H और Cl की तादाद 1 है, यहाँ पर H और Cl की तादाद 2 है। तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट के अंदर मैंने बढ़ाना है, रिएक्टेंट के अंदर मैं HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। HCl को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो H भी 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और Cl भी 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बैलेंसिंग करने के लिए हमें जस्ट कुछ नहीं करना होता, हमें यही करना होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स की तादाद है उनको हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, बराबर करना होता है। तो मेरी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या बनी, Zn + HCl एरो ZnCl2 + H2। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में इक्वेशन दी गई है हमें Al + HCl एरो AlCl3 + H2। उसके बाद हमने सॉल्व की हेडिंग लगाई और इस केमिकल इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा और वही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे जो कि हमने पीछे भी किया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम देखेंगे। नंबर ऑफ़ एटम्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को देखना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स को हमने देखना है और एलिमेंट्स को देखना है कि इनकी तादाद क्या है। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट में देखना है। रिएक्टेंट में मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, Al है, तो मैंने Al लिखा, उसके बाद H है और Cl है। तो हमने इनको अलग अलग करके सेपरेटली लिख लिया। Al की तादाद कैसे पता चलेगी, Al के नीचे हमारे पास यानी एल्युमिनियम के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ,
तो इसका मतलब इसके इन तीनों के हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स क्या हैं, 3 हैं। ठीक है, Al, H और Cl के तीनों के नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास 3 दिए गए हैं। अब यही काम हमें प्रोडक्ट में करना है। प्रोडक्ट में हमारे पास Al की तादाद जो है वो क्या है, 1 है, H हमारे पास 2 हैं और क्लोरीन यानी Cl हमारे पास 3 दिए गए हैं। इसके बाद हमने इक्वेशन लिखनी है और इसको बैलेंस करना है। अनबैलेंस हमारे पास जो है वो Al यानी एल्युमिनियम तो हमारे पास बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, ये दोनों अनबैलेंस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया, मुख्तलिफ नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बैलेंसिंग नंबर क्या आए, 2 को जब हमने Al से मल्टीप्लाई किया तो ये Al 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 2 हो गया और 6 को HCl से मल्टीप्लाई किया तो H और Cl दोनों 6 हो गए। और यहाँ पर हमने 2 को Al से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और Cl क्या हो गया, 2 3 6 हो गया। इसी तरीके से 3 को H से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाइड्रोजन की तादाद भी क्या हो गई, 6 हो गई। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद आपस में इक्वल हो गई। तो ये हमारी क्या बन गई, बैलेंसिंग इक्वेशन। लास्ट हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 5, N2 + H2 एरो NH3। अब यहाँ पर हमारे पास हमने पहले सॉल्व की हेडिंग लगाई और सॉल्व की हेडिंग लगाने के बाद इस इक्वेशन को हमने दोबारा से लिखा। केमिकल इक्वेशन को लिखने के बाद हम इनके नंबर ऑफ़ एटम्स को लिखेंगे। रिएक्टेंट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है हाइड्रोजन, दोनों के हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स 2 हैं। और प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन की तादाद 1 है और हाइड्रोजन की तादाद 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है वो मैंने नाइट्रोजन तो वैसे ही लिखा क्योंकि नाइट्रोजन बराबर सेम है, और हाइड्रोजन को जो है वो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन क्या हो गया 6। और इसको बैलेंस करने के लिए फिर मैंने प्रोडक्ट में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, तो 2 1 2 हो गया और 2 3 हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल हो गए, बैलेंस हो गई हमारे पास इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन कैसे पता चला कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद सेम हो गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस काम को आपने अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में जो है वो कॉपी करना है, लिखना है और उसके बाद कॉपीज़ को चेक करवाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।